दोस्तों नमस्कार। आप सभी को जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है। वो बहस वामपंथी नक्सलवाद के खिलाफ है और इस नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य भी सरकार ने निर्धारित किया है। भारत की संसद में भी इस विषय पर चर्चा चल रही है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसे पिछले 7 दशकों से देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती कहा जाता रहा है। उस वामपंथी उग्रवाद के लिए सरकार ने घोषणा की थी कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूर्ण सफाया कर दिया जाएगा। एक राष्ट्र के रूप में हम शांति चाहते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ मिलकर एक बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं और देश की हुकूमत से पूछना चाहता हूं, क्या ये शांति केवल बंदूकों के शांत होने से आएगी या उस अन्याय के खत्म होने से आएगी जिसने हमारे देश के नागरिकों के हाथों में बंदूक थमा दी? आखिर हमने इस बात पर क्यों सोचना समझना जरूरी नहीं समझा कि जिन्हें हम नक्सली कह रहे हैं वो आखिर बंदूक उठाने को क्यों मजबूर हुए? जब हम इस मुद्दे को दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूर, किसानों के नज़रिए से देखते हैं तो ये केवल लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं रह जाता, बल्कि ये जल, जंगल, ज़मीन और अस्तित्व की लड़ाई बन जाता है। जी हाँ, सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर के दम पर दलितों के, आदिवासियों के हमेशा से ही दमन आदिवासियों के साथ हमेशा से ही दमन करती हुई आई है और आज भी कर रही है। और सरकार पूंजीपतियों के साथ मिलकर जल, जंगल, ज़मीन की उस लड़ाई को उग्रवाद और नक्सलवाद कहकर ख़त्म करना चाहते हैं। ये हमारे देश की ऐतिहासिक भूल है कि संसाधनों का असमान बंटवारा किया गया है, जिसका खामियाजा देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों को भुगतना पड़ रहा है। और वही दलित, पिछड़े, आदिवासी हक की बात करने पर अब नक्सलवाद और उग्रवाद के नाम पर मारे जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात 1947 की आज़ादी की अगर हम बात करें तो उस समय हमारे पूर्वजों ने समता मूलक समाज का सपना देखा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान देते समय चेतावनी दी थी कि यदि हमने सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर नहीं किया तो पीड़ित लोग इस लोकतंत्र के ढांचे को ध्वस्त कर देंगे। और बाबा साहब इसलिए संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं। दोस्तों, ये अधूरा बंटवारा है देश का, जिसका परिणाम सबके सामने है। जी, आज़ादी के बाद संसाधनों और ज़मीनों का बंटवारा आबादी के अनुपात में हुआ होता तो आज मध्य भारत के जंगलों में विद्रोह की स्थिति ना होती। दोस्तों, देश में आज भी एक बड़ा हिस्सा भूमिहीन है। दलित और पिछड़े आज भी भूमिहीन मजदूर बनकर रह गए हैं। संसाधन कुछ मुट्ठी भर कारपोरेट घरानों के पास सिमट गए हैं, जबकि इस देश की खनिज संपदा सहेजने वाले आदिवासियों को अतिक्रमणकारी बताया जा रहा है। जिस जमीन पर उन्हें अतिक्रमणधारी बताया, असल में इसलिए बताया गया क्योंकि वह ज़मीन कॉरपोरेट को सरकार देना चाहती है। आदिवासियों की ज़मीन से लोहा निकलता है, आदिवासियों की ज़मीन से कोयला निकलता है, लेकिन आदिवासियों के बच्चों को उनमें कोई उससे लाभ नहीं होता है। उन्हें सिर्फ मिलती है तो धूल और विस्थापन की व्यवस्था। दोस्तों, हक की आवाज़ उठाने पर नक्सली का ठप्पा लगा दिया जाता है। सबसे खतरनाक चलन जो हाल के वर्षों में बढ़ा है वह है हक मांगने वालों का अपराधीकरण करना। और ये अपराधीकरण करती है देश की चुनी हुई सरकार। देश के कुछ उदाहरण हैं जिनमें हसदेव छत्तीसगढ़ का एक उदाहरण है। आज हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए आदिवासी सालों से धरने पर बैठे हैं। वे केवल अपना घर बचाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें विकास विरोधी और नक्सल समर्थक कहकर डराया जाता है। ये एक प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या पेड़ों को बचाना राजद्रोह है? दोस्तों, एक और जगह है नियमगिरी। नियमगिरी के डोंगरिया कौंद आदिवासियों ने कारपोरेट लूट के खिलाफ लड़ाई जीती, लेकिन उस जीत की कीमत उन्होंने दमन और पुलिस प्रताड़ना के रूप में चुकाई। दोस्तों, देश में सत्ताधारी दल जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान देने की होना चाहिए थी, वो लेबलिंग की राजनीति दे रहे हैं। जब एक दलित मजदूर न्यूनतम मजदूरी मांगता है और एक पिछड़ा किसान फसल के दाम मांगता है, या जब कोई बुद्धिजीवी आदिवासियों के मानवाधिकारों की बात करता है, तो व्यवस्था उसे नक्सली या उग्रवादी का लेबल थमा देती है। ये लेबल इसलिए लगाया जाता है ताकि व्यवस्था को उन्हें जेल भेजने या मुठभेड़ में मार देने का नैतिक और कानूनी बहाना मिल सके और संसाधनों पर सीधे तौर पर कारपोरेट का कब्जा हो सके।
दोस्तों, सरकारी आंकड़े और सुरक्षा का सच भी जानना ज़रूरी है। सरकार की कार्रवाई के आंकड़े बताते हैं कि 2014 से 2024 के बीच नक्सली हिंसा में 53% की कमी आई है। 2024 से 2025 में सुरक्षा बलों ने सैकड़ों उग्रवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर अब मात्र 38 रह गई है। फिर भी नक्सलवाद के नाम पर, उग्रवाद के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन जहां एक सवाल यह है कि जिन्हें हम मार रहे हैं वे कौन हैं? वे इसी देश के नागरिक हैं, वे इसी मिट्टी के लाल हैं। किसी 18 साल के आदिवासी युवक को जंगल में मौत के साए में जीने का शौक नहीं होता। वह हथियार तब उठाता है जब उसे लगता है कि संविधान की किताबें उसके लिए नहीं है, जब वह अपने पिता को पुलिस की लाठियां खाते देखता है, और जब उसकी ग्राम सभा की अनुमति के बिना उसकी ज़मीन किसी कंपनी को बेच दी जाती है। बंदूक की नली से निकली शांति शमशान की शांति तो हो सकती है, लेकिन न्याय की शांति नहीं हो सकती। आखिर सरकार संवैधानिक समाधान और मार्ग क्यों नहीं खोजती? यदि हम सच में 2026 तक इस समस्या का समाधान चाहते हैं, तो हमें अपनी नीति बदलनी होगी। संसाधनों पर सभी का हक है। संसाधनों का पुनर्वितरण आबादी के अनुपात में करना होगा। आदिवासियों को उनके खनिज का लाभ दिलाना होगा, और विस्थापन आदिवासियों का रोकना होगा। वन अधिकार, 5वीं अनुसूची और पेशा कानून को कागजों से निकालकर ग्राम सभाओं तक पहुंचाया जाना अनिवार्य करना होगा। कारपोरेट के हितों से ऊपर नागरिकों के हितों को रखा जाना चाहिए। हमें न्यायिक सुधार भी करना चाहिए। बस्तर और अन्य जेलों में बंद हजारों निर्दोष आदिवासियों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। जिन पर वर्षों से कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, वो जेल में ऐसे लोगों को जेल से निकालकर देश के विकास की मुख्य धारा में हमें लेकर आना पड़ेगा। इस देशव्यापी चर्चा में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि गोलियों की गिनती से कभी जीत हासिल नहीं होती। असली जीत तब होती है जब हसदेव का जंगल सुरक्षित होगा, जब नियमगिरी के आदिवासियों को अपनी पहचान पर गर्व होगा, और जब दलित पिछड़े मजदूरों को ये महसूस होगा कि ये देश और इसके संसाधन उसके भी हैं। हमें केवल नक्सलवाद को ही नहीं, बल्कि उस शोषण और भेदभाव को भी खत्म करना होगा जिसने इस आग को सुलगाए रखा है। हमें गोलियों की आवाज़ को न्याय और संवाद की शक्ति से दबाना होगा, और जब गोलियों की आवाज़ बंद होगी और न्याय की और संवाद होगा, तो ये समस्या भी सुलझना तय होगी।